नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन को बहुत डिटेल में समझेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को बहुत अच्छे से समझकर सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स, स्टार्स की डिस्टेंस फाइंड करने में, मैप्स बनाने में, नेविगेशन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से यूज होती है इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर आप लोग ये बताइएगा कि किस तरह से साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते होंगे एस्ट्रोनॉमी में और ज्योग्राफी में और दूसरी भी अदर ब्रांचेस में। तो चलिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले उसमें आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीख लिया जाए, समझ लिया जाए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टर्म है हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल को समझने के लिए आपको यह मानना होगा कि आप बिल्कुल शांत खड़े हैं, ना आप हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना आप ऊपर देख रहे हैं, ना आप नीचे देख रहे हैं। आप एक फिक्स डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं। जहां पर आपकी आंखें बिल्कुल सीधी हैं, ना आपकी आंखें ऊपर हैं ना नीचे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आपकी आंखें हैं, तो इस लेवल को ही हॉरिजॉन्टल लेवल बोला जाता है। इट मींस व्हेन यू आर स्टैंडिंग स्टिल and your eye level is at a fixed position, you are neither looking up nor down, this level is known as horizontal level। इस फिगर को देख के आपको जरूर हंसी आ रही होगी, लेकिन ये फिगर हॉरिजॉन्टल लेवल को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। हालांकि इसके पैर थोड़े से टेढ़े लग रहे हैं, लेकिन ये माना जा सकता है कि ये स्टिल है, ये शांत है और इसकी आंख का जो लेवल है वही लेवल क्या है, वही लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट को समझने के लिए हमें ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को समझना होगा। देखिए, ऑब्जर्वर वो इंसान है जो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, मींस उसे देखता है, और ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसको देखा जाता है बाय द ऑब्जर्वर। सिंपल है, बहुत आसान है। अब समझो, ऑब्जर्वर की आंख को, सपोज यहां पर उसकी आंख है, ऑब्जर्वर की आंख को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने वाली लाइन जो होगी वही लाइन ऑफ साइट होगी। It means it is the line drawn from the eyes of the observer to the object viewed by the observer। आई होप आपको लाइन ऑफ साइट समझ में आ गई होगी। ये दोनों ही लाइनें आपको लाइन ऑफ साइट समझाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट इस फिगर में ये पतंग है और इस फिगर में ये कोई लेटर ABC है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है। देखिए, हॉरिजॉन्टल लेवल से किधर इसकी डायरेक्शन है, बिल्कुल सही, ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ प्लेस होता है तब लाइन ऑफ साइट दिख रहा है ना आपको फिगर में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। देख लिए यहां पर पहले वाले फिगर में ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, और दूसरे वाले फिगर में ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, और दोनों ही केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ प्लेस है। इट मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यूड इज above the horizontal level, then the angle between the line of sight and horizontal level is known as angle of elevation। आई होप आपकी बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन से जस्ट उल्टा होता है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ था, तो डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से किस डायरेक्शन में होगा, बताइए, किसी को पता है? चलिए अच्छा फिगर में देखते हैं। ये अगर हम पहले फिगर में देखें तो ये जो फुटबॉल है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है और ये कोई पर्सन एक्स इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये पर्सन एक्स है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से ये फुटबॉल किस डायरेक्शन में है, बोलिए, बिलो दी हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे की तरफ है। और दूसरे फिगर में भी देखिए, सपोज ये पर्सन ए है जो एफिल टावर के टॉप पे चढ़ गए और पर्सन बी को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जब ये पर्सन बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ
पर्सन बी, और हॉरिजॉन्टल लेवल तो इनका यही है, आप समझ ही रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से इसकी डायरेक्शन किधर है? बिलो, बिलो दी हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे होता है तब हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट वीव्ड इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल देन द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और देखिए, फिगर को हमने साफ कर दिया है, आप लोगों को एक बात और समझानी है। अगर हम पहले फिगर में देखें तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, आपका ये है ऑब्जेक्ट और ये आपकी लाइन ऑफ साइट आपको दिख रही है। ये बात तो आपको बिल्कुल पता है, क्लियर है। अब देखिए, जो आपकी जमीन है यानी कि जो नीचे बेस है, अगर हम बेस को देखें या किसी और हॉरिजॉन्टल को देखें जो आपके हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल डायरेक्शन में है, समझ रहे हैं आप, ये सारी लाइनें ऐसा हम मान ले कि हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल डायरेक्शन में है, तब ये जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना बेटा, तो ये एंगल अगर हम इसको थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाएं और एक ट्रायंगल की तरह फॉर्म करें तो ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल है, दिख रहा है आपको, ये लाइन AD और ये लाइन BC और ये जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, तो यहाँ पे दो एंगल दिख रहे हैं आपको। एक तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया और ये एंगल, एक दूसरा एंगल आ रहा है। ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ये लाइन, या आप उसको ग्राउंड बोले या आप हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल लाइन बनाते चले जाएं, वो सारी लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे और इनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, क्योंकि Z बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये बात समझ में आई कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा तो ये वाला एंगल भी जो नीचे की तरफ बन रहा होगा ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, हम लोगों ने चारों टर्म्स को समझ लिया है। चलिए इसका एक क्विक रिवीजन देखते हैं। तो हमें दिख रहा है कि अगर ये ऑब्जर्वर की आंख है और ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये लाइन क्या होगी? बोलो, लाइन ऑफ साइट होगी। इसी तरीके से ये लाइन भी लाइन ऑफ साइट को रिप्रेजेंट कर रही है। जब ऑब्जर्व स्टिल है तब उसकी आंख ना ही ऊपर देख रही है ना ही नीचे देख रही है, तो जो स्ट्रेट फिक्स डायरेक्शन में देख रही है वो लेवल क्या है? वो लेवल आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है या हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव डायरेक्शन में है यानी ऊपर की तरफ है, तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल होगा वो आपका एंगल ऑफ क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब दूसरा केस क्या है? जब आपका ऑब्जेक्ट बिलो दी हॉरिजॉन्टल लेवल यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ है, तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का एंगल क्या होगा? तब आपका ये एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इन बातों में तो कोई डाउट नहीं है। चलो भैया, बहुत बढ़िया, इतनी बातें आपके समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर हम इस फिगर में देखें और ऑब्जेक्ट से हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आप लोगों को क्या दिख रहा है बताइए? कुछ लोग तो मेरी बात समझ गए होंगे और जो लोग नहीं समझे वो लोग ध्यान से देखें। देखिए, ये एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, एक लाइन, दूसरी लाइन और ये देखिए तीसरी लाइन, ठीक है ना? ये देखिए एक एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, यानी कि हमें तीन वर्टेक्स, तीन साइड, तीन एंगल दिख रहे हैं। सेम केस कहां पर होगा? जब ऑब्जेक्ट नीचे होगा हॉरिजॉन्टल लेवल से। तो हमें क्या दिख रहा है बेटा? हमें दिख रहा है, देखिए हमें दिख रहा है ट्रायंगल, वो भी किस तरह का? राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो यहां पर क्या होगा? यहां पर खेल शुरू होगा ट्रिग्नोमेट्री का, और वही हमें देखना है, वही हमें सीखना है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशियोज वाले फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये सारे फॉर्मूलेस याद होंगे। अब ये दो अलग अलग तरह के फॉर्मूलेस क्या हैं? कुछ बच्चों ने फॉर्मूले को इस तरह से याद किया होगा और कुछ बच्चों ने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस तरह से याद किया होगा। तो देखिए, अलग कुछ नहीं है और गलत भी कुछ नहीं है। बच्चों का अपना अपना परसेप्शन है और अपने अपने तरीके से लोग याद करते हैं। हाँ, एक बात हम जरूर आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो आपके इस एंगल के सामने की जो साइड होगी वो अपोजिट साइड होगी, या आप इसको परपेंडिकुलर भी अज्यूम कर सकते हैं। आपका फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दूसरा ट्रायंगल बनाए और आप थीटा को यहां पर अज्यूम कर रहे हैं तो थीटा के जो सामने की साइड है यानी ये वाली साइड, इस साइड को आप या तो अपोजिट साइड बोलिए या आप परपेंडिकुलर बोलिए, एक ही बात है और एक ही बात को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये तो बेस की जगह है, यहाँ परपेंडिकुलर कैसे लिख सकते हैं, आप तो गलत बता रहे हैं। तो बेटा हम कहेंगे गलत नहीं बता रहे हैं,
अगर आप इस ट्रायंगल को रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इस केस में ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। रोटेट ही तो किया है, कुछ और थोड़ी किया है। तो समझ में आ रहा है, कोई भी फॉर्मूलेज गलत नहीं है, बस आपके समझने का तरीका है। जो आपको सही लगता है आप वैसे याद कर लीजिए। और याद करने की अगर हम ट्रिक की बात करें तो काफी सारे बच्चों को ये भी पता है और कुछ बच्चों ने तो अपनी अपनी राइमिंग भी बना रखी होगी। अपनी अपनी राइमिंग को जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कुछ ऐसे याद करते हैं, PBP अपॉन HHB, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लाल अपॉन कक्का करके इसको याद करते हैं। L रिप्रेजेंट करता है लंब, A रिप्रेजेंट करता है आधार और K रिप्रेजेंट करता है कर्ण। तो यहां पर ये आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है और ये आपका लंब होता है। ठीक है, तो इतनी बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, फॉर्मूले भी आपको याद होंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं। हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। जिनको ये वैल्यूज याद नहीं है वो ट्रिक से भी इनकी वैल्यूज को याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से जाती है 1 तक, कॉस की जो वैल्यू होती है वो 1 से जाती है 0 तक। टैन का फॉर्मूला होता है, बताइए टैन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, और बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, बताइए कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। और इसी तरह से कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखिए साइन की जो वैल्यू होगी उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, तो साइन 0 से शुरू करिए और 1 पर खत्म करिए। अब 1 अपॉन 2 की जो वैल्यू होती है बेटा कितनी होगी, 0.5 होगी। ठीक है, 1 अपॉन रूट 2 को जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 से बड़ी आएगी, और रूट 3 अपॉन 2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो इससे भी बड़ी आएगी। इस तरह से वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही है। कॉस थीटा में क्या करना है, कॉस थीटा में बस ये वैल्यू पलट देनी है, जो साइन थीटा की वैल्यूज हैं उसको पलट के लिख देना है, ये हो जाएगी आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। अब टेन थीटा में क्या करना है, देखो अब क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो भैया देखो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू लिखी है, डिवाइड करते चले जाओ। 0 अपॉन 1 देखो 0, अच्छा 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3। बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ देखो 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, देखो 1 आ रहा है। रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, भैया देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। अब जब हम 1 अपॉन 0 करेंगे तो 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए नॉट डिफाइन आया है। अब देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर समझिएगा, tan 90 की वैल्यू आएगी यहां से नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन, बात समझ रहे हैं। और नॉट डिफाइंड की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, 1 अपॉन 0 है। अब देखिए जब हम cot 90 की बात करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन tan 90, होगा कि नहीं होगा। इसको हम देखो ऐसे भी समझ सकते हैं 1 अपॉन, और ये देखो tan 90 की वैल्यू 1 अपॉन 0। अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई होगा, किनारे वाला किनारे से, तो वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 0 अपॉन 1 इंटू 1। अब देखो 0 ऊपर आ गया ना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, इसलिए cot 90 क्या होता है 0। ये देखो जब हम tan को रेसिप्रोकल करेंगे, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब देखो कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो भैया साइन वाले को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसी तरीके से आप 1 अपॉन 2 को रेसिप्रोकल कर देंगे। मेन आपने अगर साइन कॉस और tan की वैल्यूज को समझ लिया तो सारी वैल्यूज आप फाइंड कर लेंगे रेसिप्रोकल निकाल के। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कौन से क्वेश्चंस को, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को, तब आप सारी वैल्यूज को याद करके आएंगे और बार बार पलट पलट के वैल्यू चेक नहीं करेंगे, आपको याद होनी चाहिए। तो ये तो दो इंपॉर्टेंट बात हो गई, कौन सी, बेसिक रेशियोज के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अलग अलग एंगल्स पर क्या है, यानी कि ये वैल्यू वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए। एक बात और आपको पता होनी चाहिए और वो तो आप सभी को पता ही है, और वो है पाइथागोरस थ्योरम। आ गई ना आप लोगों के होठों पर हंसी, हमको पता है, ये तो आप लोगों ने बचपन में ही रट ली थी कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और ये तीनों ही चीजें भर भर के यूज होंगी किसमें, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं, समझते हैं और क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन इसका फिगर बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जब हम हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ते हैं तो हमें फिगर पर बहुत फोकस करना है, फिगर आपको साफ बनाना है
और फिगर से ही क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व होगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अ टावर स्टैंड वर्टिकली, इसको समझने के लिए हमने एक ये देखिए टावर ले लिया है जो कि वर्टिकली खड़ा हुआ है, कहां पर, ग्राउंड पर। तो ग्राउंड कहां होगा, ऑब्वियस सी बात है भैया नीचे की तरफ होगा। तो ये हो गया आपका, सपोज ग्राउंड हो गया आपका ये, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब एक पॉइंट है जो कहां पर है, ग्राउंड पर कहीं पर है, आप कहीं भी लेट कर सकते हैं। हमने ये लेट कर लिया, ये एक पॉइंट है P जो कि कहां पर है, ग्राउंड पर है। अच्छा, विच इज 15 मीटर अवे, कहां से, 15 मीटर अवे यानी 15 मीटर दूर है, कहां से, फ्रॉम दी फुट ऑफ द टावर। अब देखो टावर में दो बातें हैं, ये जो है ये आपका टॉप है, ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका फुट, ठीक है। अब कहीं कहीं पर इसको बॉटम भी बोला जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि फुट अलग है बॉटम अलग है। भाई नीचे की बात हो रही है तो फुट या बॉटम, ऊपर की बात हो रही है तो टॉप। अब ये क्या बोल रहे हैं, P से जो कि 15 मीटर दूर है, कहां से, फुट से, ठीक है भाई 15 मीटर दूर है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन है तो किधर, ऊपर की तरफ देखेगा, किससे, हॉरिजॉन्टल लेवल से। यहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, ये नीचे ग्राउंड की जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है भाई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री। किसको देख रहा है, टॉप को देख रहा है। यानी कि अगर हम P से टॉप को कनेक्ट करें तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 60 डिग्री। अच्छा अभी देखना, इस टॉप से अगर हम ग्राउंड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखेगा, हाँ सर दिखेगा। वो राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह का है बताओ, जिसमें टॉप भी आ गया, इसमें टावर का बॉटम भी इंक्लूड है, और ये पॉइंट P जहां से उस टॉप को ऑब्जर्व किया जा रहा है ये भी इंक्लूड है। क्या क्या वैल्यूज पता है, देखो ये पता है कि जो पॉइंट P है वो बॉटम से 15 मीटर की डिस्टेंस पे। फाइंड क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। जो चीज फाइंड करनी है ना बेटा उसको तुम कुछ लेट कर लो। तो लेट दी हाइट बी, बोलो लेट दी हाइट बी, क्या लेट कर ले, चलो स्मॉल h लेट कर लेते हैं, स्मॉल h मीटर, क्योंकि यूनिट चल रही है मीटर, ठीक है, ये 15 मीटर में है ना। चलो अब देखो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है और यहां पर एलिवेशन की वैल्यू दी है कितनी, 60 डिग्री। अब देखना बात को समझना, ये वैल्यू 60 के रेफरेंस में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बहुत बढ़िया। ये क्या कहलाएगा, ये भैया कहलाएगा बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आते हैं ये तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आते हैं, सब लोग बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, बहुत बढ़िया, tan थीटा के फॉर्मूले में आता है, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है परपेंडिकुलर, और बेस तो पूरा ही लिखा है, ठीक है। बात समझ में आई कैसे सॉल्व करना है। चलो इसका फिगर साफ साफ बनाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने जो डिस्कशन किया उसको हमने लिख लिया है, tan का फॉर्मूला भी हम समझ गए हैं। अगर 60 डिग्री यहां पर है तो इसके सामने जो साइड होगी जिसको अपोजिट साइड बोलते हैं वही परपेंडिकुलर साइड का काम करेगी। तो यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, AB, और बेस क्या होना चाहिए, BP, क्योंकि AB हमने टावर को अज्यूम कर लिया है, लेट कर लिया है, ठीक है। अब बताओ AB यानी हाइट ऑफ टावर, अभी क्या लेट करी थी पीछे, h मीटर, अपॉन PB यानी पॉइंट जो कि ग्राउंड पर है उसकी बॉटम यानी फुट से कितनी डिस्टेंस दी थी, 15 मीटर, तो PB की वैल्यू 15 मीटर। अब देखो एक चीज और समझना, यहां पर tan थीटा नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, बात को समझना, क्योंकि जब हम AB और PB की बात कर रहे हैं और थीटा कितना है 60, तो हम यहां पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, तब जाके h/15 वैल्यू आएगी। अब बताओ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, सब लोग एक साथ बोलेंगे, एक आवाज से बोलेंगे, हम लिखने जा रहे हैं, बोलो, बहुत बढ़िया, √3 इज इक्वल टू h/15। अब क्या करें, √3 के नीचे कुछ नहीं है यानी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हाँ सर कर दीजिए। वैल्यू कितनी आएगी बताओ, h इज इक्वल टू 15 √3। यूनिट क्या चल रही है, मीटर, क्योंकि हमने मीटर में लेट किया था, तो आंसर आ गया भैया, आंसर आ गया 15 √3 मीटर। आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। जब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट, भैया इलेक्ट्रिक फॉल्ट बनाना है उसको, ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। देखो ये डायग्राम आपका फिगर में दिया हुआ है, ये हमने अपने मन से ले लिया है, ठीक है भैया। ये पोल की हाइट कितनी है, 5 मीटर दी है क्वेश्चन में, ठीक है भैया। आगे देखते हैं, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो ही ले लिया है और यहाँ पर शी लिखा हुआ है, तो इससे तुम जेंडर से कंपेयर ना करो, समझाने के लिए लिखा है बस,
ठीक है, मुस्कुराओ नहीं ज्यादा। आगे देखते हैं, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। इस बात को समझना भैया, टॉप कहां पर है, ये फिगर जो दिया है उसमें टॉप ए है, उससे कितने नीचे आना है उसको, 1.3 मीटर बिलो। देखो 1.3 मीटर बिलो, यहां पर अगर देखें ये टॉप दिख रहा है मेरी वाली फिगर में, और ये देखो यहां पर लगी है क्या, लेडर यानी सीढ़ी, ये कितना बिलो है, क्वेश्चन के हिसाब से ये 1.3 मीटर बिलो है। बात समझ में आई, बिलो का मतलब। चलो भैया और अच्छी बात है, द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, फिगर यहां पर दिया है, ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, किसकी लेंथ निकालनी है, लेडर की। ये देखो लेडर जो लगी है, बात समझ में आ रही है, ये देखो ये लेडर लगी है, ये फिगर में लेडर दिख रही है, हाँ दिख रही है। इस लेडर की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। और क्या लिखा है, शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब क्या है, ये बोलो क्या है, क्योंकि लेडर ऊपर की तरफ है तो जो पॉइंट पर टच कर रही है ये हॉरिजॉन्टल से अबव है या बिलो, भैया अबव है, और अबव है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। समझ में आ रही है बात, और 60 डिग्री का इंक्लिनेशन दिया हुआ है टू दी हॉरिजॉन्टल, वुड इनेबल हर टू रीच दी रिक्वायर्ड पोजीशन। समझ में आई बात, जब वो लेडर को 60 डिग्री पर इंक्लाइन करती है तो वो अपने रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहुंच जाती है जहां पर उसको रिपेयर वर्क करना है, जिस कंडीशन में ये आदमी रिपेयर करने जा रहा है। अच्छा आगे देखो क्या लिखा है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। मतलब ये देखो पोल का फुट और ये देखो लेडर का फुट, कह रहा है सवाल में कि भैया लेडर के फुट को पोल के फुट से कितनी दूर पर प्लेस किया जाए कि 60 डिग्री इंक्लाइन करने पर वो लेडर का यूज करके अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पर पहुंच जाए जहां पर उसको रिपेयर वर्क करना है। बात समझ में आ रही है, किस तरह का ट्रायंगल बन रहा है बताओ, कौन बताएगा भैया जल्दी से बताओ। ये देखो जहां पर वो लेडर को प्लेस कर रही है वो पॉइंट से आप फुट को मिलाओ और इस लेडर को एक स्ट्रेट लाइन की तरह समझो, और ये जो ग्राउंड है आपका ये मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब ये बताओ कि ये जो पॉइंट है जहां पर उसको रिपेयर वर्क करना है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, भैया पूरी हाइट है 5, इतनी हाइट है 1.3, तो बची हुई हाइट कितनी होगी बताओ, 5 माइनस 1.3 कितना आएगा बोलो, 3.7 यूनिट मीटर। यानी ये जो हाइट है ना बेटा, ये हाइट कितनी है 3.7 मीटर, यही हमें यूज करनी होगी। चलो राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आया, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम यूज करेंगे और फिर जो निकालना है उसको निकालेंगे। अच्छा एक बात और, जो बातें फाइंड करनी है उसको कुछ लेट तो कर लें। अब देखो बीडी को निकाला कितना, 3.7 मीटर, अच्छी बात है। डीसी क्या है, लेडर का फुट और पोल के फुट की डिस्टेंस, इसको हम क्या लेट कर ले, चलो हमने लेट कर लिया डी मीटर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और लेंथ ऑफ, भैया क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ लेडर पूछी गई है ना, ये देखो लेंथ ऑफ द लेडर लेट कर ली हमने एल मीटर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हमने लेंथ ऑफ लेडर लेट कर ली एल मीटर, ये देखो। और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द फुट ऑफ द पोल हमने लेट कर ली डी मीटर। चलो अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, वैल्यूज को रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फिगर से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को साफ साफ बनाया और सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये बीडी वो हाइट है जहां पर लेडर को प्लेस किया गया है, बीसी लेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डीसी ग्राउंड पर फुट ऑफ पोल और फुट ऑफ लेडर के बीच की डिस्टेंस जिसको हमने डी लेट किया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दो बातें हमने लेट करी हैं, ध्यान रखेंगे क्या लेट किया है, लेंथ ऑफ लेडर लेट करी है एल मीटर और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ पोल एंड फुट ऑफ लेडर लेट करी है डी मीटर। चलिए ट्रायंगल बीडीसी में हम देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है। अगर हम 60 डिग्री के रेफरेंस में देखेंगे तो ये जो बीडी है ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। भैया नहीं समझ में आता है तो रफ में लिख लो, ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा और ये बेस की तरह काम करेगा। ये बात समझ में आ रही है। चलो अब हम 60 डिग्री के रेफरेंस में अगर देखेंगे तो हमें क्या पता है, सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है। परपेंडिकुलर का यूज करके हमको हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है और बेस भी फाइंड करना है। और हाँ थीटा यानी 60 डिग्री हमें पता है। अब बताओ परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आते हैं, कौन बताएगा जल्दी से बताओ। परपेंडिकुलर और बेस आते हैं बेटा tan थीटा के फॉर्मूले में और होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जो वैल्यू पता है वो तो लेनी ही लेनी है।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में आते हैं, कौन बताएगा? साइन थीटा के फॉर्मूले में। बहुत बढ़िया। क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बात समझ में आई? तो इन दो फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे और हम रिक्वायर्ड वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर करे वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो अगर हम पहले tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो, BD अपॉन DC। यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। BD की वैल्यू कितनी दी है भैया बताओ? 3.7। और DC की वैल्यू कितनी है बोलो? हमने क्या लेट करी है? D। तो D की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3.7 अपॉन √3। क्वेश्चन में आपके √3 की वैल्यू दी है कितनी? 1.732। अब एक बात और समझ लो, अगर हम इसमें सीधे 1.732 रखेंगे तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। तो हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 3.7 अपॉन √3। आप बताओ कैसे करेंगे रैशनलाइज? √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। हमें क्या मिलेगा देखना? D इज इक्वल टू 3.7 अपॉन 3 इंटू √3। अब √3 की वैल्यू रखो तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो D इज इक्वल टू 3.7 इंटू 1.732 अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 3 वन जा 3, पॉइंट लगाएंगे, 3 5 जा 15, 2 बचेंगे, 17 माइनस 15 यानी 2 बचेंगे, 23 हो जाएगा। फिर 3 7 जा 21, अभी मेरे पास फिर से 2 बचेगा और 22 हो जाएगा। फिर 3 7 जा 21, अब देखो 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9। इतना ज्यादा पॉइंट में लेने से कोई फायदा नहीं है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3.7 इंटू 0.577, ये लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं भैया, देखते हैं क्या आता है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 0.577 को 3.7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा, बोलो, बोलते रहो साथ साथ। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 7 जा 49 प्लस 4 53 का 3, कैरी 5, 7 5 जा 35 प्लस 5, बोलो 40 आएगा। इंटू 3 7 जा 21, कैरी 2, फिर 3 7 जा 21 प्लस 2 23, फिर कैरी 2, फिर 5 3 जा 15 प्लस 2, बोलो 17। अब ऐड कर देते हैं 9 4 3, बोलो 11 और कैरी 1 यानी 2। अब देखो पॉइंट कितने के बाद आएगा? पॉइंट आएगा 4 डिजिट्स के बाद, यानी आएगी वैल्यू 2.1349। ठीक है, क्या आ रही है वैल्यू? 2.1349। अब अप्रोक्सीमेशन आता है कि नहीं आता है? देखो जब हम 9 से एक आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हम 4 को लिख सकते हैं 5, ठीक है, 2.135। अब क्योंकि लास्ट में फिर से 5 आ रहा है और 5 या 5 से बड़ा नंबर होने पर हम एक आगे बढ़ा देते हैं, तो वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2.14 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। और यूनिट क्या आएगी? मीटर। और ये भैया 2.14 किसकी वैल्यू है? ये देखो D की। तो D की वैल्यू क्या आ गई? बोलो सब लोग एक साथ, D इज इक्वल टू 2.14 मीटर। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या लिख दें? अप्रॉक्स चिपका दे बस, और क्या। तो मेरे पास वैल्यू D आ गई। D means the distance between the foot of the pole and the foot of the ladder। अब क्या बचा है? L बचा रह गया है। चलो L को भी फाइंड कर लेते हैं। L क्योंकि हाइपोटेन्यूज है और हमें परपेंडिकुलर पता है तो हम साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और फिर वो वैल्यूज। चलो भाई साइन 60 का फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखें? साइन 60 मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? BD है, तो BD अपॉन BC। अब बताओ BD की वैल्यू 3.7 और BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू है L। अब बताओ साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3 अपॉन 2। भैया याद कर लो, इसीलिए शुरुआत में ही बता दिया है। इज इक्वल टू 3.7 अपॉन L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L की वैल्यू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब फिर से अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, देखते रहना। 3.7 इंटू 2 अपॉन ये √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे और ऊपर आ जाएगा √3। √3 की वैल्यू क्या यूज करनी है? 1.732। चलो भाई यूज करते हैं। 3.7 इंटू 2 इंटू 1.732 अपॉन 3। सही कर रहे हैं? चलो भाई 3 से डिवाइड करो, तो 3 वन जा 3, पॉइंट 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, फिर से 3 7 जा 21, लास्ट में नहीं ले रहे हैं, उतने का काम भी नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब देखो 3.7 इंटू 2 इंटू 0.577, यही तो बच रहा है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बेटा 3.7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें पहले तो 7 2 जा 14, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ रहा है।
चलो आगे देखते हैं 0.577। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो हम ट्रिक से भी निकाल सकते थे। फॉर एग्जांपल देखो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है, समझना बात को, सिर्फ यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, 3.7 और 0.577 पीछे भी था, देखना ये देखो 3.7 और 0.577, यही वैल्यू आगे भी आ रही है। इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर क्या निकाली है अप्रोक्सीमेशन में? 2.14। वैसे तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 2.14 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी मेरा आंसर आ जाता, लेकिन क्योंकि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग का दिमाग क्या पता चले इतना या ना चले, तो हम आपके लेवल पर जाके इसको समझा रहे हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.577 को 7.4 से, तो वैल्यू क्या आएगी देखते रहो। 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 4 जा 28 या 4 7 जा 28 प्लस 2 30 कैरी 3, 4 5 जा 20 प्लस 3 यानी 23। अच्छा भाई, इंटू 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 7 जा 49 प्लस 4 53 का 3 कैरी 5, आगे 7 5 जा 35 प्लस 5 40। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 8 9 6 2 4। अब यह पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा? तो पॉइंट आएगा 4 डिजिट्स के बाद। तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? वैल्यू आ रही है मेरी 4.2698। अब देखो यहां पर तुम समझो तो तुम्हें अप्रोक्सीमेशन में लिखना है, तो तुम 4.27 और यहां पर अप्रोक्स चिपका दो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ भैया लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर बुक में तो आंसर आ रहा है 4.28 और आप निकाल रहे हैं 4.27। देखो अगर तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, और बात को समझना, 1.732 अपॉन जो हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है ना, तो आप 0.5773 आगे तक जाओ तो तुम्हें और रियल यानी और एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे हमने यहाँ पर 0.577 और उसके बाद हमने आगे के डिवीजन को छोड़ दिया था, छोड़ा था कि नहीं? अभी तुम 2 डिजिट तक और सॉल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, तो तुम जितने ज्यादा पॉइंट के बाद डिजिट्स को लोगे उतना एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर अप्रॉक्स लिख देते हैं, इसलिए मेरा पॉइंट के दूसरे तीसरे डिजिट में अगर कोई डिफरेंस होता है तो आंसर में उतना ज्यादा डिफरेंस माना नहीं जाएगा। आप लोग ज्यादा घबराइए नहीं। तो हम 4.27 और यूनिट क्या चल रही है? मीटर। जैसे ही हम यहाँ पर अप्रॉक्स लिख देंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई तो आई होप आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई होगी और ये दोनों एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर रियल में आपका इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।